चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की हर सप्ताह होने वाली ये हमारी 273वीं वेबिनार है। देश भर से जुड़े आप सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत है। आज हम आयुर्वेद से संबंधित विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारी दिनचर्या, चाहे बच्चों की बातचीत करें या बड़ों की बातचीत करें, एक संयमित दिनचर्या, संतुलित आहार, अच्छी निद्रा, इन सारी चीजों से हमारे स्वास्थ्य का सीधा सीधा फर्क रहता है। सीधे सीधे ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आजकल के बच्चे मॉडर्न युग में स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, चाहे पढ़ाई की बात करें, इंटरटेनमेंट की बात करें, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑफलाइन में बाहर खेलना या इन सारी चीज़ों से हमारी आने वाली जनरेशन लगभग दूर होती जा रही है। एक हेल्दी और आयुर्वेदिक दिनचर्या की क्या चुनौतियां हैं और ये किस प्रकार अपनाई जा सकती हैं, बच्चों के जीवन में किस प्रकार हम प्रभाव डाल सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, या बड़ों के जीवन को भी किस प्रकार हम प्रभावित कर सकते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन नेमा। BSc बायोलॉजी सागर विश्वविद्यालय से, MS सोशोलॉजी सागर विश्वविद्यालय से, फिर आपने BA MS किया है, PG डिप्लोमा किया है शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जबलपुर से। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा क्षार सूत्र का अभ्यास कर्म का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से लगभग 8,500 से अधिक जटिल रोगों की चिकित्सा आप योग के माध्यम से कर चुके हैं। आप योग चिकित्सा नोडल अधिकारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शासकीय आयुर्वेद औषधालय मालवाड़ा में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है आयुर्वेदिक दिनचर्या की चुनौतियां और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, इस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद चाइल्ड कन्वर्सेशन फाउंडेशन और हमारे सभी टीम मेंबर्स का, साथ में आदरणीय श्यामल राव जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इस टीम का मुहिम का हिस्सा बनाया। जैसे कि भाई साहब ने बात रखी है और जो हमारा आज का टॉपिक भी है, तो हमें इसमें 2 चरणों में बात करनी होगी। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के एस्पेक्ट क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, और आज की तारीख में जो चैलेंजेस आ रहे हैं साइकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए वो क्या है। तो सर्वप्रथम 23 सितंबर 2025 से हम लोगों ने विश्व में जो सबसे बड़ी और पुरानी परंपरा है, शाश्वत परंपरा है आयुर्वेद, उसको राष्ट्रीय आयुर्वेद के दिवस में मनाने का एक इस साल से मुहिम शुरू करी है। पिछले 10 सालों से हम लोग इसको धन्वंतरी दिवस पर सेलिब्रेट कर रहे थे आयुर्वेद को। तो आयुर्वेद दिवस जो 23 तारीख को आने वाला है, उस आयुर्वेद की जो प्रथम उद्देश्य जो हमारी परंपरा में लिखा है वो क्या है, उसको समझना इसमें नितांत आवश्यक है। आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा जो पंक्ति है वो है आतुरस्य विकार प्रश्न मनम च, अर्थात जो आतुर हो जावे उसे हम कैसे स्वस्थ करेंगे, इसकी परिकल्पना पर आधारित ही आयुर्वेद है। यदि हम बात करें कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे रहेगा, इसके विषय में आयुर्वेद में क्या कहा गया है, तो आयुर्वेद ने जो उक्तियां दी है, जो विषय वस्तु रखी है हमारे सामने, उसमें हम लोग त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिउपस्तंभ का वर्णन नॉर्मली देखते हैं। जिसमें हम लोग अगर बात करें कि त्रिस्तंभ क्या है, तो यहाँ पे कल्पना दी गई है कि आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, यदि हम इसका व्यवस्थित रूप से पालन कर लें आयुर्वेद का, तो आहार अच्छे से करें, सात्विक आहार लें। निंद्रा, जो आज के समय में किसी न किसी कारण से मोबाइल से, टेलीविज़न से या दूसरे कारणों से बाधित हो रही है, इसको अगर हम लोग परिपूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से कर लें। और ब्रह्मचर्य, इसका पालन अगर हमारे जो युवा और जो आज की तारीख में अगर हम बात करें कि प्यूबर्टी एज जो धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, ये व्यवस्थित रूप से इसका पालन करेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं, मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर आयुर्वेद को जानने वाले भी होंगे और बहुत सारे पर्सन जो है वो आयुर्वेद को जानने वाले होंगे। तो सभी को पता है कि हमारा शरीर पंचतत्व से बना है। षड्रस जो युक्त भोजन है वो हम लोग करते हैं, साथ हमारे शरीर में धातु है, 3 दोष हैं, और
इन दोषों की परिकल्पना कैसे ये विकृत होते हैं और कैसे दूषित करते हैं शरीर को, इस सब के बारे में चर्चा दी गई है। तो अगर इस परिकल्पना को मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बताने की शुरू करूं कि आयुर्वेद की दिनचर्या के अनुसार अगर व्यक्ति परिपालन करेगा, खास करके बच्चे, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे, तो आयुर्वेद क्या कहता है। सर्वप्रथम वर्णन किया है दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर के। तो सुबह कितने बजे उठना, या सुबह अगर मुझे जागरण करना है तो कितने बजे जागरण करना है, इसका वर्णन दिया है ब्रह्म मुहूर्त। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा। कुछ लोग मानते हैं कि सूर्योदय के पूर्व जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। वांगबड़ जी महाराज ने बोलते हैं कि कब उठना है, तो अजीर्ण और जीर्ण का विचार करके उठना है। कोई व्यक्ति अगर अजीर्ण है, रात्रि भोजन लेट हो गया, या कुछ अभिष्ट खा लिया है, या कुछ अभिसंधि खा लिया है, गरिष्ठ भोजन कर लिया है, इस समय में उसे ध्यान करना है कि भोजन पाचन हुआ है या नहीं हुआ। यदि भोजन पाचन नहीं हुआ है, आमरस बनेगा, तो उसे उसका ध्यान करके उठना है। तो अलग अलग जो हमारे ऋषि हैं उनकी परंपरा के अनुसार सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जागरण। तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली हम ब्रह्म मुहूर्त को मान सकते हैं सूर्योदय के पूर्व। सूर्योदय के पूर्व मतलब ठंडी में सूर्य थोड़ा सा लेट उदित होता है और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा जल्दी उदित हो जाता है। तो शास्त्र में घड़ी की परिकल्पना को अगर मान के चले तो कल्पना को काल के अनुसार बांटने की एक सुंदर परंपरा है। तो यदि मैं ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूर्योदय के पूर्व उठ जाता हूँ, जागरण कर लेता हूँ, इस तारतम्य में इसे हम ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना करेंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त में जागरण क्या करना है या क्यों करना है, ऐसा भी विचार हमारे मन में आता है कि अगर सुबह नहीं उठेंगे, थोड़ा लेट उठ जाएंगे, तो क्या नुकसान हो जाएगा। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो गड़बड़ हो सकती है। खास करके बच्चे में हम लोगों ने देखा है कि बच्चे लेट नाइट मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या पढ़ाई भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में प्रॉब्लम है वो सुबह उठने को लेकर के ही है। हमारी उम्र के लोग या हम थोड़े से और जो बुजुर्ग थे उन्होंने सुबह उठने की परंपरा को बहुत अच्छे से विकसित किया हुआ था कि सुबह उठना है, अपने जो गाय बैल हैं उनको लगाना है, उनकी व्यवस्था देखना, चारा पानी करना है, तो वो स्वस्थ रहते थे। 70-80 साल 90 साल तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अभी कालांतर में ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं उसमें भी हार्ट अटैक या अजीर्ण, कब्जियत, ऐसी प्रॉब्लम हमको देखने के लिए सामान्य रूप से दिखती है या मिलती है। तो शास्त्रों में आयुर्वेद में वायु में 5 प्रकार की वायु का वर्णन दिया है। प्राण, उदान, समान, व्यान, आख्यान। तो जो उदान वायु है, जो व्यान वायु है, ये मलोत्सर्ग के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है या अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर उदान वायु, अपान वायु, ये पर्याप्त व्यवस्थित ना हो, अपना कार्य ना करे, तो मल का जो निष्कासन है वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि सूर्य उदय के बाद में उठ गया, तो क्या हो जाएगा। सूर्य उदय के बाद में उठना, अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण नहीं हुआ, तो वायु की एक विशेषता है, जैसे ही वायु में गर्मी का अवशोषण होता है या गर्मी लगती है, तो वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ गमन करती है, वायु शीत होकर के नीचे की तरफ गमन करती है। अगर मैं स्वस्थ दिनचर्या का पालन कर रहा हूँ, अच्छा सा आहार कर रहा हूँ, पोषित आहार कर रहा हूँ, पानी पर्याप्त मात्रा में लेता हूँ, भोजन सही करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद भी मल का निष्कासन बच्चों में आजकल नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता। इसका बड़ा कारण है कि जब भी बच्चे सूर्योदय के पश्चात उठते हैं, तो जो अपान वायु है उसका गमन नाभि के ऊपर हो जाता है, जिससे मलोत्सर्ग में हमेशा समस्या बनती है, कब्जियत बनती है, कोट होता है, आटोप होता है, और अल्सर नामक व्याधि भी बहुत से बच्चों में देखने के लिए हमको कॉमनली मिलती है। अब ये जो बीमारी कॉमनली हमको देखने के लिए मिल रही है, इसका हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है भाई साहब, कंटिन्यू जी। कर। तो यदि इस प्रकार से कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो उसका कैसे चिकित्सा करेंगे, इसका क्रम अगर हम देखें, जैसे बच्चों में हम लोग बात करें कि दिनचर्या का पालन करना एक चैलेंज हो गया है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो बच्चों में मोबाइल की हैबिट को या तो कम करेंगे, क्योंकि अभी की तारीख में देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं
वो उनके माता पिता के प्रोस्पेक्ट से चला रहा है। मतलब किसी को समस्या है, कुछ काम कर रहा है माता पिता, अभिभावक, तो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और वो लेट नाइट मोबाइल देखते रहते हैं, कार्टून देख रहे हैं, कुछ भी चैनल में देख रहे हैं। अगर इस आस्पेक्ट से हम विचार करें कि मैंने उनको समय नहीं दिया, आधा घंटा रात को सोने के पहले, या कोई कहानी नहीं सुनाई, थोड़ा सा पैरों में सरसों का तेल या नारियल का तेल नहीं लगाया, तो बच्चे को प्रॉपर नींद नहीं आएगी। अगर बच्चा समय पे नहीं सोएगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसको ब्रह्म मुहूर्त जागरण कराने की, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, वो जागरण नहीं करेगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हमको रात को सुलाना कितने बजे और कैसे सुलाना है, इसका विचार हम लोग दिनचर्या के अंतिम में करेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा कल्पित कर लें, ऐसी कल्पना करें कि हम लोग रात्रि में जल्दी सुलाने की कोशिश करें, तो बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कर लेगा। जब ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होगा, इससे अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, ये तीनों वायु जो दूषित हो रही थी वो दूषित नहीं होगी। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के बाद में क्या करना है? शास्त्र कहता है कि उषापान। उषापान क्या होता है? एक तांबे के पात्र में, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो लोटा हो, उसमें पानी को भर के रखना है रात्रि में। रात्रि कालीन बीत जाने के बाद में अगर अपन देखेंगे सुबह, तो एक पात्र में ऊपर की तरफ एक हल्की हरी नीली रंग की लेयर जम जाती है। ये जो लेयर रहेगी, इस लेयर को जमने के बाद में या जमने के साथ में ही क्या होगा, वो जो कॉपर है जो शरीर को रिक्वायर था बॉडी में, उसको आपको काक भुषुंड आसन पर बैठना है। जैसे हम मल शौच करने के लिए, त्याग करने के लिए बैठते हैं, दोनों पैरों के पंजे जमीन पर, एड़ी थोड़ी सी उठी हुई, और इसको हल्का कुनकुना करके सिप कर करके इस पानी को पीना है, घूंट कर करके इस पानी को पीना है। यदि हम इसको घूंट कर करके पिएंगे बिना ब्रश किए, तो क्या होगा, हमारे पेट में उत्पन्न होने वाले विकार लगभग उत्पन्न नहीं होंगे। मुंह में जो सलाइवा बन रहा है, जिसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, इसका सेवन करने से वो गुड बैक्टीरिया भी हमारे गट सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे HCl, पेप्सिन और पेप्सिनोजन को बैलेंस करते हैं। यदि इसको मैं प्रोसेस को अपनाऊं और डुक बैठ करके एक गिलास थोड़ा कुनकुना पानी करके तांबे के पात्र का पानी पी लूं, तो भी मुझे मल त्याग करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों को इसका अभ्यास कराना, सभी को तो मंत्र पता ही होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा संकल्पना करके जमीन को माता स्वरूप मान करके पैर, पहले जब पैर रख रहे हैं उसके पहले हाथ लगाना, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज रहता है बॉडी का, वो बैलेंस होता है। उसके बाद पैरों को रखना, उषा पान करना। उषा पान करने से पेट में उत्पन्न होने वाले विकार समाप्त होंगे। शौच आदि करके, अब शौच करने का भी आयुर्वेद में विधान दिया है। बच्चों को शौच करने में बड़ी कठिनाई होती है, छोटे बच्चे रहते हैं उनको बैठाना पड़ता है पहले, जो बहुत छोटे होते हैं। और जब बच्चे, कुछ पेशेंट जैसे मेरे पास आते हैं, तो उनको बच्चों को शौच करने में बड़ी समस्या बनती है। मतलब या तो बच्चा खड़ा रहेगा, 3-4 साल तक की उम्र में खड़े खड़े शौच करते रहते हैं वो, उनको बैठालने का विधान ही उन्होंने विकसित नहीं किया। या तो कम बोर्ड आ गई है, कम बोर्ड में भी अपनी एक समस्या है, इंग्लिश कम बोर्ड में गुद भ्रंश की समस्या अगर किसी में कॉमनली देखने के लिए मिलती है, तो आपको कम बोर्ड वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। और जो जेट होते हैं, जिसमें से वो लोग, एक पिचकारी से पानी निकलता है गुदा मार्गों को साफ करने के लिए, वो अत्यंत शीत या अत्यंत उष्ण होने के कारण गुद भ्रंश, पाइल्स, फिस्टुला ये चांसेस की वृद्धि करता है, बढ़ाता है। ये एक रिसर्च है जो पारुल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दवे हैं, उन्होंने किया है कि बहुत सारे पेशेंटों में जो ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलती है, ये क्यों मिल रही है, तो खास करके बच्चों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे परिवारों में कम बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। जो हम लोग पहले भारतीय पद्धति से करते थे वो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये बड़ी एक नुकसानदायक स्थिति है। तो बच्चों में कैसी परंपरा विकसित करना, उनको बैठाल के बताना पड़ेगा कि ऐसे बैठते हैं, शौच ऐसे करते हैं। तो शौच करने के लिए क्या करना, सर पे कपड़ा धारण करके, मौन हो करके, शांत मन से, बिना कोई विचार करके। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग घर में, जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो मोबाइल ले आते हैं शौचालय में। जो लोग बड़े हो जाते हैं उनको पता है 15 से 20 मिनट लगेगा मल त्याग करने में, तो भी वो लोग मोबाइल लेकर के, पेपर लेकर के जाते हैं। कुछ लोग चाय कॉफी पी लेते हैं वहाँ पे, कुछ लोग पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग बीड़ी का सेवन करते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये अगर आप लोगों ने केवल पानी पिया है, उषा पान किया,
तो आप इसको प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और बच्चों में परंपरा विकसित हो जाएगी। तो गुद भ्रंश पाइल्स फिस्टुला फिशर की जो कंडीशन बन रही है बच्चों में देखने के लिए, वो आगे समय में देखने के लिए हमको नहीं मिलेगी। तो मौन धारण करके और शौच के लिए कितना समय लेना, सर पे कपड़ा रख करके मौन धारण करके शौच करवाना है। शौच के लिए शास्त्रों में जो वर्णन है इतना ही समय लगना चाहिए जितना हमको मूत्र त्याग करने के लिए लग रहा है। मतलब अगर हमको 1 से 1.5 मिनट मूत्र त्याग करने में लगता है तो मल त्याग करने के लिए भी 1 से 1.5 मिनट ही लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आपका लीवर डिसऑर्डर, आमाशय में गड़बड़ी या वात पित्त कफ की कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है। इसका भी विचार करना कि बच्चा मल त्याग करते समय नहकता तो नहीं है, आवाज़ तो नहीं करता, उसको कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है मल त्याग करने में। तो यदि ये परेशानी उसको हो रही है तो भी उसके साथ में समस्या बनेगी। तो क्या करना है, उसको बैठ करके शौच के लिए तैयार करना, मल त्याग करवाना। और गुद प्रक्षालन के विषय में भी शास्त्रों में वर्णन दिया है कि कैसे गुद प्रक्षालन करना। तो पहले के समय में गड्ढा खोद करके डीप करते थे, मतलब मल त्याग करके उसमें शौच करने के बाद वो करते थे, क्लीनिंग करते थे। अभी क्या करना है, बहुत ना उष्ण ना शीत दोनों जल का विधान नहीं है, ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म जल का इस्तेमाल, हल्का कुनकुना पानी लेकर के मल मार्ग का प्रक्षालन करना, जैसा शास्त्रों में वर्णन दिया है। इससे आपको किसी भी प्रकार की मल मार्ग की व्याधि बच्चों को नहीं उत्पन्न होगी। दूसरा, मल त्याग करने के बाद में क्या करना है, दंत धवन। शास्त्रों में वर्णन है कि अभी हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि ब्रश करते हैं 5, मतलब अगर बात करें अपन, कुछ बच्चे 1-1.5 मिनट में ब्रश करके फटाफट फटाफट दांतों में ब्रश करके और वो फेंक देते हैं, अपना थूक फेंकते हैं, कुल्ला करते हैं और आ जाते हैं। कुछ बच्चे 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 मिनट तक ब्रश खींचते रहते हैं। इसके बाद भी हमको पिछले कुछ समय से दंत व्याधियों में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। अभी हम बात करें कि पहले के दांत तो बहुत मजबूत थे, बहुत 100 साल के मेरे दांत टूटते नहीं थे। चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत तीक्ष्ण आहार विहार, इन सब चीज़ों के करने से अम्लता बढ़ती है पेट की, और इसके कारण भी दांत खराब होते हैं बच्चों के नॉर्मली। तो बच्चों को क्या बताना है कि दंत धवन के विधान क्या है। तो हमारे शास्त्र में बहुत प्रकार की जिसको अपन बात करें दातूनें बताई गई है। तो हम लोग को सिर्फ नॉर्मली पता होती है कि नीम की दातून होती है, इसके अलावा हमको बहुत सारे दातून के नाम ही नहीं पता। ये करंज की दातून होती है। तो शास्त्र वर्णन करता है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस हैं। तो जो कटु तिक्त कसाय यानी थोड़ा सा कड़वा, कसेला या तीखे रस की जो पेड़ या पौधे होते हैं उसको आप दतून के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दतून कितनी मोटी होना चाहिए, तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली है इतनी मोटी दतून लेकर के सामने के इसको ब्रश को चबा करके दतून को कूची का रूप देंगे और उससे ब्रशिंग करेंगे। तो एक ये भी है कि सर हम बच्चों में जब बात करें दिनचर्या पालन करवाने के लिए, और जो चैलेंज है वो तो ये चैलेंज बच्चा ब्रश ही नहीं करता, और आप दूसरा एक चीज़ बता रहे हैं कि दतून करवानी चाहिए। हाँ, हमको हफ्ते में, अगर रोज नहीं निश्चित हो पा रहा तो हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार दंत धवन के लिए दतून का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, हम भारतीय संस्कृति से जुड़ते हैं। दूसरा, दांतों की जो मसूड़े हैं, गम है, ये मजबूत होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की पायरिया होने के चांसेस लगभग 90% लेस हो जाते हैं। तो अगर दंत धवन करता है बच्चा, प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करता है, तो वो करे। साथ में आपको दतून का इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर दतून का इस्तेमाल होगा तो वो प्रॉपर तरीके से बच्चे के दांतों को मजबूत करेगा। इसके साथ में क्या कराना है, जो हमारे बच्चों के मसूड़े होते हैं, 1 से आधा चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें मिला करके इसको हल्का सा हाथ में मेल इसको लगा लेंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और आप पहली या दूसरी बार में बच्चों के मसूड़ों में मसाज करवाइए, कुल्ला करवाइए। फिर बच्चों को बताइए कि आपको इस तरीके से कुल्ला करना है, जिससे उसके दांतों के मसूड़े जो है वो मजबूत हो जाएंगे। तो एक तो आपको इसी का पालन करवाना है बच्चों से। जब आप देखेंगे कि बच्चे इसको करने में आनंद लेने लगेंगे, तो इसके बाद जो होने वाली क्रिया है वो है गंडूष्य और कवल। गंडूष्य क्या होता है, कवल यानी कुल्ला करना, मुंह में पानी भर के उसको चला लेना। और दूसरा होता है
गंडूश जिसमें इतना पानी मुख में भरा जाता है जिसको चलाना मुश्किल हो जाए, पॉसिबल ना हो, ऐसा पानी भरने के बाद में आंखों पर छींटे करवाना, जिससे बच्चों की नेत्र ज्योति तीव्र होती है, आंखों में आने वाला मैल कटता है। इसके बाद जब टीथिंग होगी तो दांत मजबूत होंगे, मुख साफ होगा। जिह्वा निर्लेखन, जो जीभ रहती है उसको साफ कराना। तो अभी हमारे पहले पूर्वज जो थे तांबे की जीभ ही बनाई जाती थी, या जो दातुन रहती थी उसको काट करके या बीच में चीर करके उसको मोड़ करके दातुन बच्चों को जीभ को साफ करवाया जाता था। अब बच्चों को अगर नहीं हो पा रहा किसी कारण से तो ब्रश को ही जीभ पर रगड़ने के लिए बोलना है। इससे हमारे जो षड रस युक्त पॉइंट होते हैं जीभ के, ये खुलना शुरू हो जाते हैं और बच्चों में जो कॉमन सेंसेशन है दांतों को लेकर के, मुख को लेकर के, वो प्रॉब्लम खत्म होती है। तो पहला हमने समझाया कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बच्चे सुबह उठते नहीं तो सुबह उठाने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? रात्रि जागरण करा के, ये रात्रि में जल्दी समय सुलवा करके सुबह ये सब चीज़ नियत रूप से हमको करवाना पड़ेगा, सामने से रह के करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रातः जागरण, मल आदि त्याग करना, उषापान करना, दंत धावन करना, जिह्वा निर्लेखन करना। इसके बाद में हमें स्नान की परंपरा को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग कॉमनली शब्द पानी नहा लिया, बेटा क्या पानी नहा लिया, तो मतलब कि पानी नहीं नहाएगा तो और क्या नहा लेगा। तो पंच स्नान का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। अष्ट स्नान का वर्णन भी कुछ शास्त्र में हमारे मिलता है। एक स्नान है, इसका नाम है आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान मतलब आप सबने को पता हो, भगवान शिव जो है वो शरीर पर राख का मर्दन करते हैं। तो आग्नेय स्नान जो हमारे शरीर में एल्कलिक पदार्थ है अगर कोई लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, तो हमारे शरीर को अति अम्लीयता को खत्म करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये शरीर को शुद्ध करने का तरीका था। अलग अलग प्रकार के स्नान दिए गए हैं। गज स्नान का वर्णन है, अवगाहन स्नान का वर्णन है। अगर शरीर में थोड़ा सा नारियल तेल या सरसों का तेल या घर में जो उत्पन्न या उपलब्ध तेल है उसको लगा करके पूरे शरीर की मसाज कर ली जाए, पूरी बॉडी को मालिश कर ली जाए, और हल्की कुनकुने जल से, ना बहुत शीत हो ना बहुत उष्ण हो, बच्चे को ऐसे जल से स्नान कराया जाए, अधिकांशेक करा जाए। गर्दन के नीचे अगर को आप पानी नहलाते हैं प्रॉपर तरीके से तो इससे बच्चे में स्फूर्ति आती है, भूख में वृद्धि होती है, जठराग्नि जो मंद हो रही है वो तीव्र हो जाती है, और भोजन पाचन भी प्रॉपर तरीके से होता है, चैनलाइज हो जाता है, भूख जो रहती है वो चैनलाइज हो जाती है। ऐसा करने के बाद इसका करने का लाभ क्या होगा? अगर हम स्नान करवाएंगे, अभी बच्चों में हम लोग देखते हैं बहुत कॉमन स्किन डिसीज मिलती है। कारण क्या है? बच्चों का अर्ली मॉर्निंग स्कूल है, सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल में 7 बजे 6:30 बजे बसें आती हैं कि घंटे का सफ़र तय करके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बहुत सारे माता पिता शीत ऋतु में बच्चों को सुबह नहलाना अवॉइड कर देते हैं। बच्चों को सर्दी खांसी हो जाएगी तो उनको को नहलाना नहीं है, उनको पानी से नहलाना है। अगर बच्चा सुबह नहीं नहाता, जब वो स्कूल से आता है 12 बजे 3 बजे 2 बजे, फिर वो नहाने की मंशा नहीं करता कि मेरे को इच्छा नहीं है नहाने की, तो ये टाइम ड्यूरेशन कंटिन्यू बढ़ते आता है। बच्चा एक दिन नहीं नहाएगा, फिर 2 दिन कल्पना करेगा 2 दिन नहीं नहाता। तो स्किन डिसीज की जो 90% केसेज हैं वो कभी कभी अशुद्धि के कारण हो जाते हैं। बच्चों में दांत, खाज, खुजली, सोरेसिस और फंगल से होने वाले इन्फेक्शनों की मात्रा कंटिन्यू बढ़ रही है, और बहुत सारी एलोपैथी दवाई लेने से भी ये बच्चे जल्दी स्वस्थ नहीं होते, ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है। साथ में ही बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। अगर बच्चा रोज नहीं नहाता तो बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है। घर में किसी बड़े को कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है, हाथ पैर में कहीं भी दांत खाद खुजली है, उनके कपड़ों के साथ में अगर बच्चे कपड़े धुल जाते हैं तो वही दांत खाद खुजली बच्चों में भी जल्दी लग जाती है। तो अगर वे प्रतिदिन तेल मालिश करके स्नान करने का विधान बनाए बच्चों का अपन, तो इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, काया निरोगी होगी और चेहरे पर एक कांति बनती है। यहाँ तक हो गया है। हमको क्या करना है? सुबह उठ के ब्रशिंग, टीथिंग, जिह्वा निर्लेखन, स्नान, शौच। इसके पश्चात में भोजन का विधान शास्त्र में दिया है। आयुर्वेद में और एलोपैथी में या दूसरी पैथी में एक बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। कोई भी जो पैथी है अगर कोई भी चीज विकसित करती है तो कुछ समय पश्चात में वो खुद ही तो खंडन कर देती है।
जैसे WHO ने कुछ जगह मान्य किया कि हमें कैसा आहार लेना है, तो इतना कैलोरी का आहार लेना है, 400 कैलोरी, 700 कैलोरी, बच्चे को इतना, बड़े को इतना, बुजुर्ग को इतना। और कुछ समय बाद उन्होंने उसी फॉर्मूले को जो 10-15 साल से रन कर रहे थे, उस फॉर्मूले को चेंज करके बोला कि नहीं, ये नियम जो था वो पुराना था, ये गलत था, इसके अलावा हम ये नियम को पारित करते, यही नियम अब सब तरफ सर्वज्ञ होगा। लेकिन अगर हम बात करें शास्त्र की, आयुर्वेद की, तो भोजन विधान का जो षड रस का पालन शास्त्र में दिया है, ना इसमें कभी कोई परिवर्तन हुआ और ना ही कभी परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता किसी को महसूस हुई, क्योंकि ये जिस क्रम से चले आ रहा है उसी क्रम से ये व्यवस्था बनाई गई है। तो कितने रस होते हैं भोजन में? 6 रस युक्त आहार बताया है, कैलोरी के हिसाब से आहार नहीं बताया कि एक 300 किलो कैलोरी समोसे का है, 200 किलो कैलोरी का अपना केला है, 400 किलो कैलोरी का दाल चावल है। तो उन्होंने बोला कि भैया मैंने समोसा खाया तो दिन भर डाइट मुझे नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं है। शास्त्र क्या बोलता है? षड रस युक्त भोजन। पहला रस क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसके साथ में भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का भी एक विचार बनाया गया है। यदि आप लोग अभी सभी लोग सुन रहे होंगे ध्यान से, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपन करके देख सकते हैं इसमें। सभी से निवेदन करूंगा, अगर सभी लोग देख रहे हैं या प्रॉपर सुन रहे होंगे तो भले आप लोग वीडियो ऑन ना करें, लेकिन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखें कि हमारे आयुर्वेद में भोजन की संस्कार की विधि क्या है और क्यों है। तो इसके लिए सभी लोग कमर सीधा करके बैठेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे और मन में इमली का विचार करेंगे। एक इमली, इसका आकार प्रकार समझेंगे। आम की कैरी, आम की जो कैरी है, एक आम काट करके उसमें बढ़िया नमक मिर्ची लगा करके उसका हम रसास्वादन कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं। नींबू के अचार की कल्पना करें। एक नींबू का अचार है जो आपको एक चम्मच आपके मुख में किसने दे दिया है? नींबू का अचार। धीमी गति से आंखें खोल लेंगे। अभी मुझे आप लोग माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, इसमें से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कल्पना की होगी किसके मुख में पानी नहीं आया। अभी सर सबके माइक बंद है, सेशन के बाद हाँ, चर्चा चलेगा, चलेगा। तो मेरी एक ऐसा विचार है कि जब भी प्रैक्टिकल मैंने करवाया हूँ तो लगभग सभी के मुख में पानी आता है। ये पानी क्यों आया? ना हमारे मुंह में इमली गई, ना आम गया, ना नींबू गया। ये केवल हमारी कल्पना शक्ति जो है, जो हमारे विचार है, वही हमारे मुख में सलाइवा सिक्रेशन को प्रमोट कर देता है। इसका मतलब आयुर्वेद में जो मानस औषध या मानस भोजन का विधान है वो भी उतना ही शाश्वत या ताकतवर है जो हमारे भौतिक भोजन का आधार है। ये अर्थ क्या है? बहुत सारे पेशेंट जो अलग अलग समाजों से आते हैं, उसमें मुख्य मैं वर्णन करना चाहूँगा जैन समाज का। जैन समाज का भोजन बड़ा सात्विक देखने के लिए मिलता है। अंथव करते हैं, शहर अपना शाम के समय, ये शाम के बाद भोजन करना वो बंद कर देते हैं। अगर मैं बात करूं कि उनमें भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो यूरिक एसिड या अल्सरेटिव कोलाइटिस के मेरे पास आते हैं, तो इसका वर्णन ये सोच करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम ऐसा कैसे कल्पित करें कि ऐसे एक समाज जो कभी नॉनवेज नहीं खाता, शराब नहीं पीता, इसमें भी किसी प्रकार का अल्सरेटिव कोलाइटिस या अम्ल के रस की विवेचना हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि अब हमारे भोजन की थाली के पास, जिसका नाम है मोबाइल, तो हम भोजन करते समय भी उसका सेवन करते रहते हैं। अब उसमें न्यूज़ चल रही है, इजराइल, ईरान, इराक, अमेरिका, फलाना ढिमाका, सब कुछ चल रहा है। इसी कल्पना के साथ में जब वह कल्पना हम लोग कर रहे हैं कि अगर इजराइल में कोई धमाका हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमको हमारी कल्पना में वो चीज़ें नहीं आ रही, या हमारे जो इंद्रियां वो ग्रहण नहीं कर रही है, तो ये मिथ्या है। हमारी इंद्री ग्रहण कर रही है और उस इंद्री के अनुसार वो रस भी बना रही है। तो जब ये रस बनेगा तो भैया हमारे शरीर में भोजन पाचन करने के लिए, शरीर में जो षड्रस था उसका पाचन करने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने यंत्र बनाए हैं, शस्त्र बनाए हैं, वो हमारे रसों का पाचन कर सकते हैं। लेकिन जो ओसामा बिन लादेन ने या ट्रंप ने
जो वहां पे बम गिरा दिया, उससे जो हार्मोन सिक्रेशन हुआ, उसके पाचन के लिए कोई भी रस नहीं बना, तंत्र शक्ति नहीं बना है शरीर के अंदर। तो ये हार्मोन्स जो बैलेंस हो रहे हैं आज की तारीख में, पीसीओडी, पीसीओएस, छोटे छोटे बच्चों में ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम है, बच्चों की ग्रोथ एक प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ये भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो बच्चों के हाथ से पहले, खाने के बाद में मोबाइल छुड़वा लें, दोनों हाथों को जुड़वा करके भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करें। भोजन मंत्र का उच्चारण का क्या विधान है, क्या मतलब, क्यों महत्व है कि भोजन मंत्र करना चाहिए? चुपचाप थाली ही खाना खा लो? नहीं, जब भी आप भोजन मंत्र पढ़ते हैं आपके बच्चे सुनेंगे। जब वो सुनते हैं अन्नम महा अन्नम प्रसिद्धि, मतलब यह अन्न जो है वही ब्रह्म है और अन्न से मेरा शरीर बना है। तो एक तो वो जो दूषित आहार विहार उसको धारण नहीं करेंगे, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, इसको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि इसको बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये अन्न ब्रह्म नहीं है। हम जो दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, जो सात्विक आहार है, 56 भोग की परंपरा है, सुंदर भोजन हमारे कल्पना है भोजन की, तो उसको वो भोजन को ग्रहण करेंगे, उससे हमारा शरीर पुष्ट होगा, बच्चे का शरीर पुष्ट होगा, षड्रस बनेंगे। षड्रस का विधान ही बंद हो गया। हमने क्या कल्पना की थी? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। पहला भोजन क्या था हमारे? सबसे पहले शास्त्र में वर्णन दिया है मधुर अम्ल, मधुर आहार लेना। अभी हमने उल्टा प्रोसेस कर दिया, खाने के बाद में हम लोग मधुर लेते हैं, मीठा हो जाए, कुछ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। खाने के पूर्व में शास्त्र में वर्णन था, भोजन के पूर्व में प्रथम कवल क्या लेना है हमको? मधुर आहार का लेना है। जबकि क्या हो रहा है, हम लोग अभी कभी होटल में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं तो पहले क्या मिलता है वहां पे? हमको हमको वहां पर सप्लाई किया जाता है एक बड़ा खट्टा मीठा सा सूप, जिसको हम लोग पीते हैं, बोले वो भूख बढ़ाता है। अरे भूख बढ़ाता नहीं, भूख को वो मार देता है। लेकिन हमने चूंकि कल्पना करके रखी, ब्रेन को इस तरीके से उन लोगों ने व्यवस्थित कर दिया, इस आहार लूं जिससे हमारा भोजन भूख बढ़ेगी। तो भूख नहीं बढ़ रही, भूख कम हो रही है, मन बोल रहा है कि भूख बढ़ा रहा है। तो पहला आहार लेना मधुर आहार। अब सर मधुर आहार क्या ले लें, या बच्चे को मधुर आहार क्या दे दें? चॉकलेट दे दें क्या मधुर आहार में? नहीं, गुड़। अगर आप बच्चे को आधा चम्मच गुड़ का सेवन थोड़ी सी हल्दी के साथ में कराते हैं, बच्चे की भूख खुलेगी, कृमि नष्ट होंगे, साथ में जो भूख रहेगी वो भोजन का पाचन करेगी। अगर आप खाने के पहले थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो जो भोजन 6 घंटे पचने वाला 3 घंटे पचेगा। आप खाने के बाद में शक्कर खा लीजिए 1 चम्मच, जो खाना 6 घंटे में पचने वाला है उसको पचने में 8 घंटे लगेंगे। तो अगर बच्चों आपने थोड़ा सा मीठा खिलाना चालू शुरू किया, और ये बड़ी सुंदर परंपरा भारतीय भोजन पद्धति में थी। मालपुए बनते हैं हमारे ठंडी में, गुड़ के सौंठ के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं। अब हमारी जो माताएं बहनें हैं वो आजकल इस परंपरा से वैसे ही दूर हैं। रेडीमेड ले आओ और किसी प्रकार का कोई आहार विहार वो अपने ध्यान में करती ही नहीं है कि हमको ऐसा लगा सौंठ के लड्डू बनाने की परंपरा बने। तो थोड़ा सा पहले मधुर, फिर अम्ल, फिर कटु। कटु का अर्थ होता है तीखा। कटु, तिक्त, तिक्त का अर्थ होता है कड़वा। अब कड़वा आहार जैसे अपने बच्चों को बोल दिए कड़वा आहार या तिक्ता आहार, तो बच्चों का मुंह नाक बन जाता है। करेला बच्चा खाता नहीं है, पटोल बच्चा सेवन नहीं करेगा, मेथी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है बच्चों को खिलाना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इनके व्यंजनों की, अगर कभी मुझे अगली क्लास का कभी समय मिलेगा संसद अनुमति लेकर, तो मैं आपको इसकी कल्पनाएं बताऊंगा कि क्या कल्पना करके हम बच्चों को भोजन में जो चुनौतियां उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे सौंठ के लड्डू हैं, सौंठ के लड्डू खाने में भी टेस्ट लगते हैं और कम कसेले या कम कड़वे होते हैं। मेथी के पराठे, मेथी का साग, महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस डिश है जो किसान लोग खाते हैं, आरण बोलते हैं उसको, जो हल्का सा दलिया या लई के जैसा होता है, इसमें मेथी का बहुत उपयोग किया जाता है। अगर आप बच्चे को सूप बोल करके वो पिला दें आरण, तो बच्चा बहुत स्वाद से खाता है, बहुत पौष्टिक होता है, ताकत देता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त यानी कड़वा, और कसेला, कसेला स्वाद बच्चे नहीं खाते हैं। हम लोग भोजन के बाद में, हमारे यहाँ पान की परंपरा थी, हम लोग पान को लेकर के उसमें थोड़ा सा हल्का सा कत्था, सुपारी, पुंग फल में थोड़ा सा इलायची और एक लौंग लेकर खाते थे। अभी की जो पान ठेली की परंपरा है पान की, वो गलत है। उसमें चूना बहुत
क्या थी, पान का एक पत्ता लेना है या आधा पत्ता लेना है, उसमें थोड़ा सा खदिर यानी कत्था डालना है, थोड़ा सा सुपारी डालना है, एक लौंग और एक इलायची, इसको लेकर के चबा के खाना है। तो ये शरीर में जो कसाय रस रहता है, जो इसकी कमी हमारे शरीर में हो रही है, इससे हमारे शरीर में प्लेटलेट डाउन हो रहा है। अभी आपको मैं कभी और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बच्चों के छोड़ करके। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए भी कसाय रस बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल का अदा करता है। वो कैसे करेगा तभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पान तो नहीं खिला सकते जरा बच्चे को, क्योंकि हमारी आदत पड़ेगी बच्चों की। तो पान ना खिलाएं तो फिर क्या करें, तो त्रिकटु का सेवन आप अवश्य करवाइए बच्चों को भोजन के पश्चात में या भोजन के साथ में। आखिरी अंतिम कवल जो रहे, अंतिम कौर रहे, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी त्रिकटु चूर्ण डाल दीजिए। तो बच्चे की भोजन परंपरा में ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। भोजन विधान कैसा होगा ये मैंने आपको समझाया या बताया। खान पान कैसे करेंगे, पानी कब लेना है, मध्यम भोजन मतलब बीच बीच में भोजन, अगर कोई फंस जाता है कौर तो एक घूंट करके पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। आप राजस्थान तरफ जाएंगे या गुजरात तरफ जाएंगे तो भोजन ही में वो पानी लेते नहीं है, वो मठा रखते हैं। उस तक्र से वो अपना भोजन पूरी तरीके से करते हैं, पूरा भोजन वो तक्र के साथ करेंगे। ये जो परंपरा है भोजन की, भोजन अगर मैं कर लूँ सही तरीके से कर लूँ तो भोजन में पाचन अच्छा होगा, रस बनेगा, शरीर पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा। बच्चों में अल्पकाल में ही शरीर पुष्टता हमको दिखाई देगी, नॉर्मल या कॉमन। भोजन व्यापार करने का मतलब है जो जिस काम में है, वकील वकील करेगा, डॉक्टर डॉक्टरी करेगा। बच्चे क्या करेगा, बच्चे जो बालक है, विद्यार्थी हैं, वो विद्या अध्ययन करेंगे। तो विद्या अध्ययन करने के लिए कैसे वस्त्र आभूषण पहनना, इसका भी शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। आयुर्वेद के अनुसार वस्त्र साफ, बच्चा 5 साल के बाद में या जब 10 साल का हो जाए तो कम से कम अपने वस्त्र अवश्य ही विन्यास को धोना और प्रेस करना सीख जाए। जब बच्चा खुद धोना प्रेस करना सीखेगा तो उसकी मर्यादा उसको पता रहेगी कि बच्चे को कपड़े गंदे करने की परंपरा जो आजकल हो गई है, बहुत सारे माता पिता के पास एक एक संतान है तो बहुत सारे कपड़े ला लेते हैं, तो वस्त्र विन्यास उनको व्यवस्थित करके नहीं आता। अगर वस्त्र विन्यास व्यवस्थित करके नहीं आएगा तो अपनी लाइफ के जो छोटे टास्क हैं जब वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो जो बड़े टास्क होते हैं लाइफ के, उसमें उनको हमेशा समस्या बनी रहती है, वहाँ वो चैलेंज नहीं कर पाते। विशेष रूप से आप ध्यान देंगे इसको कि अगर बच्चों को अपने छोटे टास्क देना शुरू करें, कपड़े धोना, प्रेस करना, अपने कपड़े घड़ी कर लेना या चादर ठीक कर देना या बिस्तर की व्यवस्था ठीक करना, ये छोटे टास्क ही बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार बहुत पुख्ता रूप से समझाई गई है, सिखाई गई है। अच्छा वस्त्र विन्यास, अच्छे से केशों को तेल लगा के, आजकल बच्चे तेल नहीं लगाते हैं, बच्चों बाल फनी फनी लगना चाहिए, सूखे सूखे रहना चाहिए, शैम्पू करते हैं और बालों को खुला रखते हैं। अगर बच्चा अच्छे से केशों को, बाल को तर्पित करेगा, तेल लगाएगा, तो जो खालित्य और नहीं मिलेगी। अभी ये भी चुनौती अपने आप में कि सर बच्चे तेल नहीं लगवाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप नहीं लगाते हैं। आप लगाएंगे, अच्छे तर्पित करेंगे तेलों को, तो बच्चे भी बालों में तेल अच्छे से लगाएंगे। इसके साथ में नस्य का विधान है, कर्ण पूर्ण का विधान है, अक्षी तर्पण का विधान है, जो हमारे बुजुर्ग बहुत पहले करते थे। तो ये हमें हफ्ते में एक बार अवश्य करना है, तो ये बच्चों में अपने आप परंपरा विकसित होना शुरू हो जाएगी। मतलब हम ही उनके आइडियल हैं और कोई नहीं है। तो अच्छा वस्त्र भूषण धारण करवा करके नासा पूर्ण करके बच्चों को विद्या अध्ययन के लिए पहुंचाना। विद्या अध्ययन करने के बाद में जब बच्चा शाम को घर आए, उसे बताना है कि इसे हाथ पैर धो करके अपने वस्त्र आभूषण व्यवस्थित रख करके, और साथ में जो अध्ययन के लिए विषय दिया गया है वो अध्ययन करने के पश्चात में आधा 1 घंटा खेलने के लिए अवश्य रखें। मैं सुबह आपको, जैसे बच्चा उठता है सुबह प्राणायाम कर सकता है, योग कर सकता है और साथ में सूर्य नमस्कार आदि करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। लेकिन जब तक कि बच्चा ग्राउंड में जाएगा नहीं, और उसमें भी हमारा ही वो है, मतलब हम लोगों ने एक परंपरा बना दी है कि बच्चा आएगा, पढ़ने बैठो, खेलने नहीं जाना जब तक होमवर्क नहीं हुआ। अगर बच्चा होमवर्क में फंसा रह जाएगा, बच्चा पढ़ाई में ही फंसा रह जाएगा, तो हम बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होने देंगे।
खास करके आजकल के कंपटीशन के दौर में हमको लगता है कि बच्चा पढ़ाई करके पूर्ण रूप से ज्ञान खेलेगा नहीं तो उसका ब्रेन में नई सेल्स, नए न्यूरॉन डेवलप नहीं होंगे। आप कितना भी बच्चे को पढ़ा लीजिए, उसका नरिशमेंट नहीं होगा, वो सामाजिक प्राणी नहीं बन पाएगा। अगर वो सामाजिक दायित्व को निभाना नहीं आया उसको, तो आगे बहुत सारे केसेस में हमने देखे हैं जिसमें लोग अच्छे पद पर पहुंच करके अच्छा पैसा कमा करके भी आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे हम लोग हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, बड़े बड़े पायलट की बात करें, क्योंकि वो लोग सोशल नहीं हो पाए। सोशल मतलब सामाजिक रूप से अपने आप को ढाल ही नहीं पाए समाज में। जब जॉब लगी है, शादी हो गई है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और हम लोग आत्महत्या के केसेस देख रहे हैं। और हमारी दुर्भाग्य भारत का कि कुछ समय बाद आत्महत्या निषेध दिवस के रूप में एक भारत सरकार एक दिवस को घोषित करने वाली है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारे पास चौपाल नहीं है जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग आपस में बैठते थे और मोबाइल नहीं होते थे। वहाँ पे वो लोग आपस में बैठ करके सब चीज़ डिस्कस करते थे, राम राम होती थी, चौपालों में गीत गायन होते थे, आपस में सुख दुख बांटते थे, फसल के बारे में बातें होती थी, गैया नंदी बैल बहू बेटी सबके बारे में बातें होती थी। ये परंपरा तो हमें तोड़ ही दी है। साथ में जो खेल परंपरा थी, मैदान की परंपरा थी, उसे भी हम लोगों ने बंद कर दिया है या खत्म कर दिया है, इससे पढ़ाई के कारण। तो बच्चों को 1 घंटा अवश्य खेलने दें। वो जिस खेल में रुचि लेता है उसे अवश्य करवाएं। जो उसकी रुचि होगी उसको नींद प्रॉपर आएगी, मस्तिष्क सुदृढ़ होगा, पैर मजबूत होंगे, लंग्स कैपेसिटी इसकी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये चुनौतियां जो हैं हमको पूर्ण करने के लिए करना पड़ेगा, जिससे बच्चा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी आगे दक्ष हो पाए। जब बच्चा खेल कूद के आ जाए, शाम का रात्रि भोजन हल्का हो, कोशिश करें कि शाम को 6 बजे के पहले या संध्या के पहले हल्का भोजन, खिचड़ी, दलिया, जूस, सूप जो भी मिले, ये 6 बजे के पूर्व हो जाए। इसके बाद में रात्रि कालीन में केवल दूध देना है तो दूध दे सकते हैं। हाथ पैर धो करके, पैरों में तेल की मालिश करके, नारियल या सरसों के तेल की मालिश करके, भगवान का ध्यान करके, ईश्वर का और दिन भर का जो बातें हुई है आज उसकी दिनचर्या में, उसको कल्पित करके, उससे पूछ करके कि आज आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ, आज हमने कोई टास्क कंप्लीट किया क्या, आज कोई हमारे शरीर में, हमारे मन में कोई नया विचार आया क्या। ऐसा बच्चों से बात करके उसे कोई भी एक, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनकी कथा अवश्य सुनाएं। ये आप लोगों के लिए टास्क है। हम लोग सोचते हैं कि बच्चा इंप्रूव हो जाए, भगत सिंह बन जाए, अपना चंद्रशेखर आजाद बन जाए, लेकिन हम पर पूछेंगे कथा आती है क्या आपको चंद्रशेखर आजाद की, एक हाथ कथा बताओ। हम बोलते हैं हमको नहीं आती। चंद्रशेखर आजाद लगा देंगे बच्चे सामने, बच्चा 10 मिनट चंद्रशेखर आजाद देखेगा और 1 घंटा फिर कार्टून नेटवर्क देखेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। आ रही है क्योंकि बच्चा हमसे कनेक्ट ही नहीं है। अगर बच्चा हमसे कनेक्ट हो पाता है तो बच्चा हमारी बात मानेगा, सुनेगा और हमारी चीज़ों का हमें निर्णय लेने में और बच्चे के ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से हम जो छोटी छोटी बातों से बच्चों के जो चैलेंजेस हैं, सोने के लिए, उठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, इनको पूरी कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। और इतना कहकर के मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत ही सही शब्दों में भाई साहब आपने व्याख्या किया। बहुत सारी बातें मैं कुछ नोट भी कर रहा था। भोजन के रस में हम सब लोग गलतियां करते हैं कि ये मीठा हो जाएगा कॉन्सेप्ट भाई साहब हमारे दिमाग में जो हो, कुछ मीठा हो जाए भोजन में, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से आज की जनरेशन के दिमाग में फिट कर दिया है कि कुछ मीठा हो जाए। मीठे से ही भोजन का प्रारंभ, ये अपने जीवन में मैं आज से कम ये परिवर्तन तो करूंगा। और गुड़ तो हम लोग खाते ही हैं, पर बाद में खाते थे, हमने भी यही किया है। एक बहुत अच्छी बात लगी जिसका मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय में जो मैं एक विषय प्लान कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से, उसके लिए आपने जो मुझे दिया है
कि 10 वर्ष के बच्चे को अपने कपड़े धोना सिखाना, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कानून हमारे देश में बन गए हैं कि 14 साल से नीचे का बच्चा ये काम नहीं कर सकता है, 17 साल से नीचे का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इन कानूनों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित कम कर रहे हैं, उनको अपाहिज ज्यादा बना रहे हैं। तो ये हमारी परंपरा नहीं थी। घर परिवार में अपना काम स्वयं करते थे। आज अगर किसी बच्चे को किसी संस्था में कपड़े धोने को बोल दिया जाए, प्रेस करने को बोल दिया जाए, तो बहुत सारे चाइल्ड एक्टिविस्ट या बाल क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं इसका विरोध करने लगती हैं और उनके ऊपर चाइल्ड लेबर से लेकर के उनके अधिकारों का हनन, बहुत सारी बातें होने लगती हैं। मैं इस विषय पे कुछ करना चाह रहा था, तो इस विषय पे हो सकता है अगले सप्ताह ही हम, कि वर्तमान में जो कानून है उनकी प्रासंगिकता क्या है। बहुत से ऐसे कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सत्र ओपन है, हैंड रेज करके एक के बाद एक हम प्रश्न ले सकते हैं। मैं सबसे पहले हैंड रेज किया है प्रमोद मिश्रा जी ने। भाई साहब अपना प्रश्न रखें, फिर हम डॉक्टर लक्ष्मण की तरफ चलेंगे। प्रमोद जी। जी भाई साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय था आपका। हमारा डॉक्टर साहब जानना ये था कि आपने बताया कि कमोड नुकसान करता है, तो क्या हम लोगों को कमोड अवॉइड करना चाहिए डॉक्टर साहब? 100%। अभी जो मैं एनोरेक्टल सर्जन हूँ, मेरा बीएमएस कंप्लीट हुआ है जबलपुर से, और मैंने ऑपरेशन किए हैं। जो सबसे बड़ी बीमारी अभी जनरेट हो रही है, मतलब विश्व में भारत जो है वो डायबिटिक कैपिटल बन गया है। 14 नवंबर को हम लोग अब मधुमेह दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये दिवस जो मनाना, ये परंपरा है, ये बहुत ही एक तो मतलब गलत परंपरा है कि हम उसको प्रमोट कर खत्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ध्यान दें कि अभी जब से पिछले 20 सालों में आप देख रहे हैं कि मिल रहा है, जैसे जी डॉक्टर। डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से हैं, अपना प्रश्न रखें। नमस्ते डॉक्टर साहब, कि कम्बोर्ड का जब से इस्तेमाल बढ़ा है तब से ही 5 फिस्टुला फिशर के केसेस बढ़े के लिए, क्योंकि वो लोग पहुंच करने के लिए देसी लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल करते थे। और ये इतनी 45 का एंगल भी नहीं मिल पाता हमारे पेट को, आंतों को, तो वो खुल भी नहीं पाती हमारी जो जी बैठने का पोजीशन सही नहीं रहता, मतलब है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। हाँ अभी ठीक जी। लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर लक्ष्मण। पूरा से बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। ये बात ये है, हमारा बचपन से जो बच्चा, जो चाइल्ड पिता माता का अंदर रहकर बड़ा होता है, उसको तो खाद्याभ्यास तो सिखाना चाहिए। हाउ टू, व्हाट आर द फूड शुड बी टेकन by the children, that should be introduced by the parents themselves. So maximum vegetarian को बहुत कम रोग देखता है, नॉन वेज को बहुत ज़्यादा रोग होता है। ये प्रैक्टिस तो हमारा परंपरा से चल रहा है, तो इसको तो प्रैक्टिस तो करना है। शुरू कर कहाँ से करना है? पितामाता से करना है, ये मेरा सजेशन है। पितामाता शुड शो द हैबिट हाउ टू टेक द फूड, what are the foods should be taken for the good health to resist the disease. Can you give one routine specific types of foods every day the children can take, please? आपके पास ये हमारा रिक्वेस्ट है। ऐसा कोई स्पेसिफिक चार्ट है, अवेलेबल है नेचुरली, ज़्यादा महंगा नहीं है। ऐसा कुछ फ्रूट्स का, वेजिटेबल का कोई चार्ट हो जाए तो ओके, वो भी हो सकता है। बिल्कुल भाई साहब, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको आयुर्वेदिक आहार चर्या। जी राकेश जी, भाई साहब अपना प्रश्न रखें। सर, जो आपने मालिश की बात करी है, तो पैर में मालिश मतलब पंजे में या तलवे में? हाँ भाई साहब, इसको पाद अभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेद में। पाद अभ्यंग का अर्थ होता है पंजे में भी और तलवों में भी। खास करके तलवों की मालिश का या एक्चुअली आयुर्वेद में भी बात की है, और आयुर्वेद में मर्म एक विषय है। जो मर्म जो है हमारे शरीर के जो सभी पॉइंटों को दबाने से शरीर रिलैक्स होता है। इसको चाइना ने अडॉप्ट करके
इसी को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के रूप में कन्वर्ट किया है। अगर मैं पैरों के पंजों की मसाज करता हूँ या मालिश करता हूँ तो जो नींद है वो बहुत अच्छे से आती है, खास करके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। हमारे पहले पूर्वजों की परंपरा थी कि जब हम छोटे थे तो हमको 5 पैसे का सिक्का दे करके या 10 पैसे सिक्का दे के पैर दबाते थे दादा दादी, और वो पैर पड़ना, पैर दबाने की बड़ी सुंदर परंपरा थी, बड़ी विकसित परंपरा थी। उसके 2 पर्पज थे। एक्चुअली हमारे अंदर एक अनुशासन की जो व्यवस्था थी वो भी आती थी, और पैर दबाने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर होता है, ब्रेन की सारी नर्वस सिस्टम जो रहते हैं वो रिलैक्स होती है। और केवल अगर आप पंजों पर भी मसाज, मतलब अगर पूरे पैर की मालिश नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पैरों के तलवों की मसाज अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप अपने हाथों से ही सरसों का तेल, नारियल का तेल, घी, और ये कुछ भी नहीं मिल रहा तो तिल्ली, अलसी, जगनी, जो तेल आप यूज कर रहे हैं आप उसी से पैरों के तलवों की मसाज करिए। थोड़ा देर कुनकुने पानी पैरों को रखिए, आप जानेंगे कि आपको नींद आएगी। ऐसे भी पेशेंट मेरे पास हैं जो एल्प्रेक्स टैबलेट ले रहे थे और केवल 5 दिन की एल्प्रेक्स छूटी है, और कोई दवा नहीं, न सर्पगंधा, न नाक के अंदर, न कुछ और, सिर्फ पाद अभ्यंग से ही उनकी मेडिसिन बंद हो गई है। जी भाई साहब। प्रमोद जी ने फिर हैंड रेज किया। प्रमोद मिश्रा जी अपना प्रश्न रखें भाई साहब। जी डॉक्टर साहब से थोड़ा जानना चाह रहे थे, शुगर के पेशेंट को यहाँ परंपरा की मेथी दाना लोबा खाते हैं तो कितना लेना चाहिए, फुला के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शुगर नहीं, के ले पेशेंट को सकते हैं। कितना? हाँ, 2 चम्मच मेथी दाना रात को